शाम का वक्त था और छोटे से कस्बे की सड़क पर रोज की तरह हलचल थी। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था। सड़क किनारे बैठी एक बुजुर्ग महिला अपने छोटे से ठेले पर सब्जियां बेच रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आंखों में एक आदत सी थी, जैसे वह हर दिन यही सब सहती आई हो। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, अरे ओ बूढ़ी, लाइसेंस है तेरे पास? और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक पुलिस वाला उसके ठेले को पैर से धक्का मार देता है। टमाटर सड़क पर लुढ़क जाते हैं और आलू धूल में बिखर जाते हैं। आसपास खड़े लोग सब देख रहे होते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि सब जानते हैं कि यहां सवाल पूछने की कीमत बहुत भारी होती है। बुजुर्ग महिला हाथ जोड़कर कहती है, साहब, रोज यहीं बैठती हूं, थोड़ा रहम कर दीजिए। लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी आती है। रहम चाहिए तो हफ्ता दे, वरना कल से यहां दिखाई मत देना। उसके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक आदत थी, जैसे यह सब उसके लिए काम का हिस्सा हो। महिला अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे कुछ नोट निकालती है, लेकिन वह कांपते हाथों से उन्हें गिरा देती है। पुलिस वाला झुककर नोट उठाता है और कहता है, इतना कम? मजाक कर रही है क्या? उसी वक्त भीड़ में से एक लड़का धीरे से बोलता है, साहब, छोड़ दीजिए। लेकिन उसकी आवाज वहीं दब जाती है, क्योंकि पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ते ही वह पीछे हट जाता है। डर इस शहर की सबसे बड़ी सच्चाई था और सब उसे जानते थे। और तभी सड़क के दूसरे छोर पर एक सफेद सरकारी गाड़ी आकर धीरे से रुकती है। आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी मौजूदगी अपने आप ध्यान खींच लेती है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है और कुछ सेकंड तक कोई बाहर नहीं निकलता, जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। फिर एक कदम बाहर आता है। सैंडल की हल्की आवाज सड़क पर पड़ती है और एक महिला गाड़ी से उतरती है। साधारण सी साड़ी, बाल कसकर बंधे हुए, चेहरा शांत, लेकिन आंखें आंखें ऐसी जो सीधे सामने वाले के भीतर तक देख लें। भीड़ में हलचल होती है, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं। वह महिला धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके कदम न तेज हैं न धीमे, लेकिन हर कदम में एक अजीब सा भरोसा है, जैसे उसे पता हो कि वह जहां खड़ी होगी वहां चीजें बदल जाएंगी। वह बुजुर्ग महिला के सामने आकर रुकती है, नीचे गिरे टमाटरों की तरफ देखती है, फिर उस पुलिस वाले की तरफ जो अभी भी नोट गिन रहा होता है, और बिना आवाज ऊंची किए सिर्फ एक सवाल पूछती है, यहां क्या हो रहा है? पुलिस वाला पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर हंसते हुए कहता है, मैडम, अपना काम कीजिए, यह पुलिस का मामला है। उसके लहजे में वही पुराना घमंड था जो अक्सर ताकत के साथ आ जाता है। महिला कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है, जैसे वह उसके जवाब को तौल रही हो। फिर एक कदम और आगे बढ़ती है और कहती है, मैंने पूछा, यहां क्या हो रहा है? इस बार उसकी आवाज थोड़ी भारी थी, लेकिन अब भी शांत थी। भीड़ में खड़े लोग अब पूरी तरह चुप थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह महिला कौन है और क्यों इस तरह सवाल कर रही है। पुलिस वाला अब थोड़ा छिड़ गया था। उसने कहा, आपको समझ में नहीं आता क्या? यह हमारी ड्यूटी है, आप बीच में मत पड़िए। महिला झुककर जमीन से एक टमाटर उठाती है, उसे हाथ में घुमाती है और फिर धीरे से कहती है, ड्यूटी में गरीबों का सामान सड़क पर फेंकना भी शामिल है। उसके शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें कोई गुस्सा नहीं था, और यही बात सबसे ज्यादा असहज कर रही थी। पुलिस वाला एक पल के लिए चुप हुआ, फिर बोला, मैडम, आप नहीं समझेंगी, यहां ऐसे ही चलता है। महिला ने उसी शांत चेहरे के साथ कहा, ऐसे ही चलता है या ऐसे चलाया जाता है? अब भीड़ में खड़े कुछ लोगों की आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे किसी ने पहली बार वही सवाल पूछा हो जो वे हमेशा से सोचते थे। पुलिस वाला अब थोड़ा असहज हो चुका था, लेकिन उसने फिर भी अपने लहजे को सख्त बनाते हुए कहा, देखिए, आप यहां से चली जाइए, वरना। वह अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले महिला ने उसकी बात काट दी। वरना क्या? यह सवाल इतना सीधा था कि कुछ सेकंड के लिए हवा ही रुक गई। भीड़ में खड़े लोग अब सांस रोके खड़े थे। पुलिस वाले ने पहली बार गौर से उस महिला को देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई हड़बड़ी नहीं थी, जैसे वह इस स्थिति से बिल्कुल प्रभावित ही नहीं थी। महिला ने धीरे से अपने बैग से एक छोटा सा कार्ड निकाला और बिना किसी नाटकीयता के उसे उसकी तरफ बढ़ा दिया। पुलिस वाले ने कार्ड लिया, और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों का घमंड
धीरे धीरे गायब होने लगा। उसके हाथ हल्के कांप गए। भीड़ में खड़े लोग यह बदलाव साफ देख रहे थे। महिला ने उसी शांत आवाज में कहा, अब बताइए, यहां क्या हो रहा है? पुलिस वाला कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने धीरे से कहा, मैडम, वो बस। महिला ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। पूरा सच। उसकी आवाज अब भी धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि झूठ बोलना मुश्किल हो जाए। भीड़ में खड़े लोग अब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इस तरह भी खड़ा हो सकता है। बुजुर्ग महिला अब भी वहीं खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ एक उम्मीद भी थी। महिला ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप बैठिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यह सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन उसमें एक भरोसा था जो शायद उस महिला ने बहुत समय बाद महसूस किया था। पुलिस वाले ने धीरे से कहा, मैडम, वो बस थोड़ा रूटीन। महिला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रूटीन या वसूली? अब कोई बचाव नहीं था। सच सामने खड़ा था। भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, हर हफ्ते लेते हैं। और जैसे ही यह आवाज आई, बाकी लोग भी धीरे धीरे बोलने लगे। डर टूटने लगा था। महिला ने एक बार चारों तरफ देखा और फिर कहा, आज के बाद यहां कोई हफ्ता नहीं देगा। उसकी आवाज में कोई ऊंचाई नहीं थी, लेकिन उसमें आदेश था। पुलिस वाला अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने तुरंत कहा, जी मैडम। भीड़ में खड़े लोग अब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण महिला नहीं है। महिला ने धीरे से कहा, मैं अदिति राठौड़ हूं, इस जिले की जिलाधिकारी। और यह सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। जो लोग अभी तक चुप थे, अब सीधे खड़े हो गए। जो डर अभी तक हवा में था, वह जैसे धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन अदिति की नजर अब भी उस पुलिस वाले पर थी। उसने कहा, और यह सब यहीं खत्म नहीं होगा। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह एक शुरुआत थी। क्योंकि अब उसने सिर्फ एक ठेला नहीं देखा था, उसने उस सिस्टम की झलक देख ली थी जो सालों से ऐसे ही चल रहा था। और जब एक शेरनी उस सिस्टम को देख लेती है, तो वह उसे बदलकर ही छोड़ती है। और उस दिन, उस छोटे से कस्बे में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह एक घटना नहीं, बल्कि एक तूफान की शुरुआत है। अदिति राठौड़ के उस एक वाक्य के बाद जैसे पूरे माहौल की दिशा बदल गई थी। सड़क पर बिखरी सब्जियां अब भी वहीं थीं, लेकिन अब लोगों की नजरें उन पर नहीं, बल्कि अदिति पर टिक गई थीं। क्योंकि पहली बार किसी ने उस चीज को रोका था जिसे सबने सालों से सामान्य मान लिया था। पुलिस वाला अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर वही आदमी था, लेकिन उसके भीतर का भरोसा जैसे कहीं खो गया था। उसने जल्दी जल्दी झुककर सब्जियां उठानी शुरू कर दीं और बुजुर्ग महिला के ठेले को ठीक करने लगा। भीड़ में खड़े लोगों के लिए यह दृश्य नया था, क्योंकि उन्होंने उसे हमेशा सिर्फ लेते हुए देखा था, देते हुए नहीं। अदिति ने कुछ नहीं कहा, वह बस खड़ी होकर सब देखती रही। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा दबाव थी, क्योंकि उसमें एक ऐसी स्थिरता थी जो सामने वाले को खुद अपनी गलती समझने पर मजबूर कर दे। बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, बिटिया, रहने दीजिए, मुझे आदत है। अदिति ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोली, गलत चीज की आदत नहीं होनी चाहिए। यह शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें एक सच्चाई थी जो सीधे दिल तक जाती थी। देव चौकी से आए दो और पुलिस वाले दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनमें से एक ने धीरे से दूसरे से कहा, ये नई डीएम है शायद। और यह सुनते ही दोनों की मुद्रा बदल गई, जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि अब मामला वैसा नहीं रहा जैसा वे रोज देखते थे। अदिति ने उनकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, यहां जितने भी लोग ड्यूटी पर हैं, सब यहीं खड़े रहेंगे। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन आदेश साफ था। कुछ ही मिनटों में वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी एक लाइन में खड़ा था और भीड़ अब थोड़ा और करीब आ गई थी, जैसे उन्हें भरोसा हो गया हो कि अब कोई उन्हें पीछे नहीं हटाएगा। अदिति ने धीरे से पूछा, यह वसूली कब से चल रही है? कोई जवाब नहीं आया। सब चुप थे, लेकिन इस बार यह चुप्पी डर की नहीं, बल्कि पकड़े जाने की थी। अदिति ने फिर पूछा, किसके आदेश पर? पुलिस वाला जो पहले नोट गिन रहा था, उसने धीरे से कहा, मैडम, यह ऊपर तक जाता है। यह शब्द धीरे बोले गए थे, लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा था। अदिति की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे उसे वही सुनने का इंतजार था।
उसने पूछा। ऊपर। मतलब कौन? पुलिस वाला कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, मैडम, थाना और कुछ लोग। वह पूरी बात नहीं कह पाया, लेकिन जितना कहा गया था वही काफी था। भीड़ में खड़े लोग अब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उन्हें समझ आ रहा हो कि यह सिर्फ एक पुलिस वाले का मामला नहीं है, यह एक जाल है जो ऊपर तक फैला हुआ है। अदिति ने तुरंत अपने स्टाफ को फोन लगाया। उसकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उसमें तेजी थी। अभी के अभी इस इलाके की पूरी रिपोर्ट चाहिए और थाना प्रभारी को यहां बुलाइए। उसने कॉल काटा और वापस भीड़ की तरफ मुड़ी। बुजुर्ग महिला अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर कम और भरोसा ज्यादा था। उसने धीरे से कहा, बिटिया, अगर आज आप नहीं आती तो कल मेरा ठेला भी नहीं रहता। अदिति ने उसकी तरफ देखा और कहा, आज के बाद कोई आपका ठेला नहीं छुएगा। यह सिर्फ एक आश्वासन नहीं था, यह एक घोषणा थी। कुछ ही देर में थाना प्रभारी अपनी जीप से वहां पहुंचा। उसका चेहरा पहले जैसा आत्मविश्वास भरा था, जैसे उसे लगता हो कि वह स्थिति संभाल लेगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अदिति पर पड़ी, उसकी चाल धीमी हो गई। उसने पास आकर सलाम किया। मैडम, आपको यहां नहीं हो गई तक आने की क्या जरूरत थी? हमें बता देती। अदिति ने सीधा सवाल किया। यहां क्या हो रहा है? थाना प्रभारी ने तुरंत कहा, मैडम, कुछ नहीं, बस रूटीन चेकिंग थी। अदिति ने बिना समय गंवाए कहा। रूटीन चेकिंग में सब्जियां सड़क पर फेंकी जाती हैं और पैसे लिए जाते हैं? थाना प्रभारी के पास तुरंत कोई जवाब नहीं था। उसने इधर उधर देखा, जैसे वह कोई रास्ता खोज रहा हो। लेकिन इस बार कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि गवाह बहुत थे और सच सामने खड़ा था। भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसने कहा, मैडम, हर हफ्ते यही होता है। हम डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते। और जैसे ही यह आवाज आई, बाकी लोग भी बोलने लगे। हमसे भी लिया है, हमसे भी, हर हफ्ते। यह वही क्षण था जब चुप्पी पूरी तरह टूट गई। थाना प्रभारी ने स्थिति संभालने की कोशिश की। मैडम, लोग बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। अदिति ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तो फिर रिकॉर्ड दिखाइए। यह सवाल सीधा था और जवाब मुश्किल। थाना प्रभारी ने कहा, मैडम, अभी यहां? अदिति ने सख्त स्वर में कहा, अभी। उसकी आवाज में पहली बार हल्की कठोरता आई थी। देव ने तुरंत अपने आदमी को इशारा किया और कहा, थाने से रिकॉर्ड लेकर आओ। अब सबकी नजरें उसी दिशा में थीं, क्योंकि अब मामला सिर्फ बातों का नहीं रहा था, अब सबूत की बात हो रही थी। अदिति ने धीरे से कहा, अगर यह सब सही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, और अगर गलत है तो रुकने की जरूरत नहीं है। यह वाक्य सीधा था, लेकिन उसमें एक ऐसी सच्चाई थी जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड लाया गया, फाइलें खोली गईं और जैसे जैसे पन्ने पलटे गए, सच सामने आने लगा। कोई आधिकारिक एंट्री नहीं थी, कोई वैध रसीद नहीं थी, सिर्फ खाली जगहें थीं जहां कुछ होना चाहिए था। अदिति ने फाइल बंद की और थाना प्रभारी की तरफ देखा। अब भी कुछ कहना है? उसके पास कुछ नहीं था। भीड़ में खड़े लोग अब पूरी तरह जाग चुके थे। उनके चेहरे पर डर की जगह गुस्सा था, और यह बदलाव सबसे बड़ा था। अदिति ने धीरे से कहा, आज से यहां कोई अवैध वसूली नहीं होगी। फिर उसने देव की तरफ देखा। इन सब का बयान लिया जाएगा और जांच शुरू होगी। देव ने तुरंत सिर हिलाया। थाना प्रभारी अब पूरी तरह दबाव में था। उसने कहा, मैडम, बात को यहीं खत्म कर देते हैं। अदिति ने उसे सीधा देखा और कहा, यहां खत्म नहीं होगा, अब शुरू होगा। यह वही पल था जब सबको समझ आ गया कि यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, यह एक पूरी लड़ाई की शुरुआत है। सड़क पर खड़ी वह सफेद गाड़ी अब भी वहीं थी, लेकिन अब उसकी मौजूदगी अलग लग रही थी, जैसे वह सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक बदलाव का संकेत हो। अदिति ने एक बार फिर भीड़ की तरफ देखा और कहा, डर खत्म नहीं होता, लेकिन जब आप बोलते हैं तो कम जरूर हो जाता है। यह सुनकर लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा भरोसा आया, और उसी पल यह तय हो गया कि यह मामला अब दबेगा नहीं, क्योंकि अब एक आवाज उठ चुकी थी और उसके पीछे अब कई आवाजें जुड़ने वाली थीं। अदिति राठौड़ के सामने जब थाने के रिकॉर्ड खुले, तो जो खालीपन सामने आया वह किसी एक गलती का नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की सड़न का संकेत था। और अदिति यह अच्छी तरह समझ चुकी थी कि सड़क पर हुई वसूली
सिर्फ एक छोटी सी परत है। असली कहानी उसके नीचे छुपी हुई है। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी थी, लेकिन जो लोग रुके थे उनकी नजरों में अब डर से ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि पहली बार किसी ने न सिर्फ सवाल पूछा था बल्कि जवाब भी मांगा था। अदिति ने देव की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा कि यह जांच यहीं रुकने वाली नहीं है, हमें जड़ तक जाना होगा। देव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की चिंता भी थी, जैसे उसे अंदाजा हो कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। थाना प्रभारी अब भी वहीं खड़ा था। उसका चेहरा पहले जैसा सख्त नहीं रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा कि मैडम, अगर यह मामला ऊपर तक जाता है तो हमें बहुत दबाव झेलना पड़ेगा। अदिति ने बिना उसकी तरफ देखे कहा कि दबाव वहीं आता है जहां सच को दबाया जाता है, और अगर सच सामने आना है तो दबाव से डरने का सवाल ही नहीं उठता। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें एक दृढ़ता थी जो सामने वाले को जवाब देने से पहले सोचने पर मजबूर कर दे। अदिति ने तुरंत आदेश दिया कि इलाके के सभी छोटे व्यापारियों और फुटपाथ पर काम करने वालों की सूची तैयार की जाए और उनसे अलग अलग बयान लिए जाएं। यह एक सीधा कदम था, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह बिना रिकॉर्ड के हो रहा था, और रिकॉर्ड बनते ही सिस्टम की कमजोरियां सामने आने लगती हैं। देव ने अपनी टीम को लगा दिया और कुछ ही घंटों में अलग अलग लोगों से बयान लिए जाने लगे। हर बयान एक जैसी कहानी बता रहा था। हर हफ्ते पैसा देना, हर बार अलग अलग बहाना, कभी लाइसेंस तो कभी सफाई तो कभी सुरक्षा, और हर बार वही लोग सामने आते थे। जैसे जैसे बयान बढ़ते गए वैसे वैसे एक पैटर्न साफ होता गया। यह कोई अचानक शुरू हुई चीज नहीं थी, यह सालों से चल रही व्यवस्था थी जिसे सबने चुप रहकर स्वीकार कर लिया था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह कभी रुकेगी। अदिति हर बयान को ध्यान से सुन रही थी। वह जल्दी में नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि जल्दबाजी में की गई कार्रवाई अक्सर अधूरी रह जाती है। उसे पूरा सच चाहिए था। इसी बीच एक बुजुर्ग आदमी ने बयान देते हुए कहा कि यह पैसा सीधे थाने तक नहीं रुकता, वह हर हफ्ते एक तय जगह पर जमा होता है और वहां से आगे जाता है। यह जानकारी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे साफ था कि यह सिर्फ स्थानीय स्तर का मामला नहीं है। अदिति ने तुरंत पूछा कि वह जगह कहाँ है। आदमी ने डरते हुए बताया कि यह पैसा रात में एक गोदाम में इकट्ठा किया जाता है जो बाजार के पीछे है, और वहां से कोई गाड़ी आकर उसे ले जाती है। यह एक नई दिशा थी। अदिति ने देव की तरफ देखा और कहा कि हमें उस जगह को देखना होगा, लेकिन बिना शोर किए, क्योंकि अगर उन्हें भनक लग गई तो सबूत गायब हो जाएंगे। देव ने तुरंत एक छोटी टीम तैयार की और रात होने का इंतजार किया, क्योंकि ऐसी जगहों पर सच दिन में नहीं मिलता। रात धीरे धीरे उतर आई और बाजार का शोर कम होने लगा, लेकिन उस शांति के पीछे एक हलचल थी जो सिर्फ कुछ लोगों को ही दिख रही थी। अदिति और उसकी टीम चुपचाप उस गोदाम के पास पहुंची। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, और अदिति दरवाजा बंद था, कभी कभी किसी के चलने की आवाज भी आ रही थी। अदिति ने इशारा किया और टीम ने धीरे से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर का दृश्य साफ था। कुछ लोग पैसे गिन रहे थे, नोटों के बंडल टेबल पर रखे थे, और एक रजिस्टर में कुछ लिखा जा रहा था। ये कोई छोटी वसूली नहीं थी, यह एक संगठित व्यवस्था थी जहां हर चीज का हिसाब रखा जा रहा था। अदिति की आंखों में वही चमक लौट आई जो उसे तब आती थी जब वह सच के करीब पहुंचती थी। देव ने धीमी आवाज में कहा कि हमें अभी अंदर जाना चाहिए, लेकिन अदिति ने उसे रोका और कहा कि हमें पहले यह समझना होगा कि यह पैसा कहां जा रहा है, क्योंकि अगर हम अभी कार्रवाई करते हैं तो हम सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ेंगे और असली लोग बच जाएंगे। यह सोच स्पष्ट थी, और यही उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। कुछ ही देर में एक काली गाड़ी वहां आकर रुकी। दो लोग उतरे और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वे पैसे के बंडल लेकर बाहर आए और गाड़ी में रखने लगे। अदिति ने ध्यान से देखा, उनमें से एक आदमी का चेहरा उसे जाना पहचाना लगा। वह वही व्यक्ति था जिसे उसने दिन में थाना प्रभारी के साथ देखा था। इसका मतलब साफ था कि यह नेटवर्क सीधा पुलिस और उससे ऊपर तक जुड़ा हुआ है। अब तस्वीर पूरी होने लगी थी। अदिति ने देव से कहा कि अब हमारे पास दिशा है, हमें इस गाड़ी का पीछा करना होगा। देव ने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया और गाड़ी के पीछे लग गए। रात के सन्नाटे में वह गाड़ी शहर के बाहर की
तरफ बढ़ रही थी और कुछ देर बाद वह एक बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह शहर के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक का घर था। अदिति ने गाड़ी को दूर रुकवाया और ध्यान से देखा। लोग पैसे के बंडल लेकर अंदर जा रहे थे। इसका मतलब साफ था कि यह पूरा सिस्टम ऊपर तक जुड़ा हुआ है और अब यह सिर्फ एक थाने या कुछ पुलिस वालों की बात नहीं रही थी। यह एक ऐसा जाल था जिसमें कई स्तर शामिल थे। देव ने धीरे से कहा कि मैडम, यह मामला अब बहुत बड़ा हो गया है। अदिति ने शांत स्वर में कहा कि सच हमेशा बड़ा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे कितना देखने की हिम्मत रखते हैं। उसने एक बार फिर उस बंगले की तरफ देखा और कहा कि अब हमें सिर्फ सबूत नहीं, बल्कि पूरा सच चाहिए, क्योंकि अगर जड़ नहीं काटी गई तो यह फिर से उग आएगा। यह वह पल था जब यह जांच एक साधारण कार्रवाई से निकलकर एक मिशन बन चुकी थी। अदिति जानती थी कि अब जो सामने आने वाला है वह आसान नहीं होगा, क्योंकि जितना ऊपर सच जाता है उतना ही खतरनाक होता जाता है। लेकिन अब रुकना संभव नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ एक घटना नहीं देखी थी। उसने उस सिस्टम की धड़कन महसूस कर ली थी जो सालों से गलत तरीके से चल रहा था। और जब कोई उस धड़कन को सुन लेता है तो वह उसे बदलने के बिना नहीं रह सकता। और अब यह लड़ाई सिर्फ वसूली की नहीं थी, यह उस पूरे ढांचे की थी जिसे लोग सिस्टम कहते हैं, लेकिन जो अंदर से सड़ चुका था और अब पहली बार कोई उसे जड़ से हिलाने जा रहा था। रात की उस खामोशी में जब अदिति ने उस बंगले के बाहर खड़ी गाड़ी को देखा था, तभी उसे समझ आ गया था कि अब यह मामला सिर्फ छोटे स्तर का नहीं रहा है और अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, उसी के साथ एक नया दबाव भी सामने आने वाला था। क्योंकि ऐसे सच कभी अकेले नहीं आते, वे अपने साथ कई सवाल और कई ताकतें भी लेकर आते हैं। अदिति सुबह ऑफिस पहुंची तो माहौल सामान्य नहीं था। स्टाफ के चेहरों पर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे सबको अंदाजा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर अनजान था, लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, अदिति जी, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आवाज में औपचारिकता थी, लेकिन उसके पीछे छुपा संकेत साफ था। अदिति ने बिना झिझक कहा, अगर रास्ता साफ हो तो रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जवाब आया, हर रास्ता सीधा नहीं होता और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां रुकना ही समझदारी होती है। अदिति ने शांत स्वर में कहा, समझदारी और समझौते में फर्क होता है। और बिना और कुछ कहे कॉल काट दिया। उस एक बातचीत ने साफ कर दिया था कि अब मामला उन लोगों तक पहुंच चुका है जो सामने नहीं आते, लेकिन सब कुछ नियंत्रित करते हैं। देव थोड़ी देर बाद ऑफिस में आया। उसके चेहरे पर वही चिंता थी जो रात में दिखाई दी थी। उसने कहा, मैडम, हमें ऊपर से मैसेज आया है कि इस मामले को धीमा रखा जाए। अदिति ने उसकी तरफ देखा और कहा, धीमा सच नहीं होता, बस दबाया जाता है। देव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैडम, मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपको भी समझना होगा कि सामने बहुत बड़े लोग हैं। अदिति ने धीरे से कहा, बड़ा कौन होता है, जो सच से ऊपर हो या जो सच के साथ खड़ा हो। उसी समय दरवाजा खुला और एक अधिकारी अंदर आया। उसने कहा, मैडम, विधायक जी आपसे मिलना चाहते हैं। देव ने एक पल के लिए अदिति की तरफ देखा, क्योंकि वह समझ गया था कि अब सीधा सामना होने वाला है। अदिति ने बिना हिचकिचाहट कहा, उन्हें देव की ताम आंख सा मा था। अंदर भेजिए। कुछ ही सेकंड में वह व्यक्ति अंदर आया, जिसका नाम पूरे शहर में चलता था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था और उसकी चाल में वही सहजता थी जो अक्सर ताकत के साथ आती है। उसने कुर्सी खींची और बैठते हुए कहा, आपको यहां आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और आपने पहले ही माहौल बदल दिया। अदिति ने शांत स्वर में कहा, माहौल नहीं, हालात दिखने लगे हैं। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, देखिए, हर सिस्टम की अपनी एक व्यवस्था होती है और उसे अचानक बदलना ठीक नहीं होता। अदिति ने सीधा जवाब दिया, व्यवस्था और भ्रष्टाचार में फर्क होता है और यहां जो हो रहा है वह व्यवस्था नहीं है। उसने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, आप समझदार हैं, इसीलिए कह रहा हूं, कुछ चीजें दिखती अलग हैं और होती अलग हैं। अगर आप इस मामले को यहीं छोड़ दें तो सबके लिए अच्छा रहेगा। यह एक सीधा प्रस्ताव था जिसमें चेतावनी भी छुपी थी। अदिति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
अगर सबके लिए अच्छा होता तो लोग डरते नहीं। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर उसने अपनी आवाज थोड़ी बदलते हुए कहा, आप नई हैं और आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। इस सिस्टम में कैसे काम होता है। अदिति ने उसी स्थिरता के साथ जवाब दिया, अगर सिस्टम गलत है तो उसे सीखने से ज्यादा उसे बदलना जरूरी है। अब उसकी मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, आप बहुत आगे बढ़ रही हैं और कभी कभी ज्यादा आगे बढ़ना खतरनाक होता है। अदिति ने बिना हिले कहा, खतरा वहीं होता है जहां सच छुपाया जाता है। वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी जैसे कमरे में रह गई, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि सामने सिर्फ एक नेटवर्क नहीं बल्कि एक ताकतवर ढांचा है जो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। देव ने धीरे से कहा, मैडम, अब मामला सीधा टकराव बन चुका है। अदिति ने कहा, यह टकराव नहीं, यह सच और झूठ के बीच का फर्क है। उसी समय एक और खबर आई कि रात जिस गोदाम पर उन्होंने नजर रखी थी वहां अब ताला लगा हुआ है और अंदर कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब साफ था कि उन्हें भनक लग चुकी है और अब सबूत हटाए जा रहे हैं। देव ने कहा, मैडम, वे सब कुछ साफ कर रहे हैं। अदिति ने तुरंत जवाब दिया, सच को हटाया नहीं जा सकता, सिर्फ छुपाया जा सकता है और हम उसे ढूंढेंगे। उसने तुरंत आदेश दिया कि बैंक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और पिछले कुछ महीनों के वित्तीय लेन देन की जांच शुरू की जाए, क्योंकि अब मामला पैसे के रास्ते तक पहुंच चुका था और पैसे का रास्ता कभी झूठ नहीं बोलता। इसी बीच खबर आई कि कुछ गवाह बयान देने से पीछे हट रहे हैं क्योंकि उन्हें धमकाया गया है। यह वही मोड़ था जहां अक्सर मामले टूट जाते हैं, क्योंकि जब गवाह पीछे हटते हैं तो सच अकेला पड़ जाता है। देव ने चिंता से कहा, मैडम, अगर गवाह नहीं रहे तो केस कमजोर हो जाएगा। अदिति ने कहा, गवाह सिर्फ लोग नहीं होते, सबूत भी गवाही देते हैं। उसने खुद जाकर उन लोगों से मिलने का फैसला किया जो डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक छोटे से घर में जब वह पहुंची तो वहां का माहौल भारी था। एक आदमी ने दरवाजा खोला और उसे देखकर घबरा गया। उसने कहा, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हम कुछ नहीं कह पाएंगे। अदिति ने अंदर जाकर शांत स्वर में कहा, डरना गलत नहीं है, लेकिन चुप रहना गलत है। उस आदमी ने कहा, मैडम, उन्होंने कहा है कि अगर हमने कुछ बोला तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अदिति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आज आप चुप रहे तो यह कभी खत्म नहीं होगा। यह शब्द धीरे बोले गए थे, लेकिन उनमें एक सच्चाई थी जो सीधे दिल तक जाती है। धीरे धीरे कुछ लोगों ने फिर से बयान देने के लिए हामी भरी। यह आसान नहीं था, लेकिन अब उनके पास भरोसा था कि कोई उनके साथ खड़ा है। शाम तक अदिति के पास कई नए सबूत थे, बैंक एंट्री, नकली खातों के लिंक और कुछ नाम जो बार बार सामने आ रहे थे। और उन नामों में वही व्यक्ति शामिल था जो सुबह उसके ऑफिस में बैठा था। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। यह सिर्फ एक स्थानीय भ्रष्टाचार नहीं था, यह एक संगठित नेटवर्क था और अब यह लड़ाई भी वैसी ही होने वाली थी। अदिति ने फाइल बंद की और धीरे से कहा, अब यह रुकेगा नहीं। देव ने पूछा, मैडम, अगला कदम? अदिति ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब सच सामने आएगा, सबके सामने। और उसी पल यह तय हो गया कि अब यह मामला बंद कमरों में नहीं रहेगा, अब यह खुले में आएगा, जहां हर कोई देखेगा। और जब सच सबके सामने आता है तो सबसे मजबूत लोग भी टिक नहीं पाते। अदिति राठौड़ के सामने अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी, लेकिन साफ तस्वीर का मतलब आसान रास्ता नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि अब हर कदम और ज्यादा सावधानी से रखना होगा, क्योंकि सामने वाला अब खुलकर नहीं बल्कि छुपकर वार करेगा। ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए अदिति कुछ सेकंड तक चुप रही, जैसे वह हर चीज को अपने दिमाग में जोड़ रही हो। पैसों का रास्ता, गोदाम, बैंक एंट्री और वही नाम जो बार बार सामने आ रहा था। यह अब सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक सिस्टम था जिसे सालों से मजबूत किया गया था और अब उसे तोड़ने के लिए सिर्फ सबूत नहीं बल्कि सही समय भी जरूरी था। देव ने धीरे से कहा, मैडम, अब हमारे पास काफी कुछ है, लेकिन अभी भी सीधा पकड़ने लायक नहीं है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो वे निकल जाएंगे।
अदिति ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, इस बार वे निकलेंगे नहीं, क्योंकि इस बार हम उन्हें भागने का मौका नहीं देंगे। उसकी आवाज में वही स्थिरता थी, लेकिन इस बार उसमें एक स्पष्ट निर्णय भी था। अदिति ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा कि अब हमें दो काम साथ साथ करने होंगे, एक तरफ सबूत मजबूत करना और दूसरी तरफ उन्हें यह विश्वास दिलाना कि हम अभी भी पूरी तस्वीर तक नहीं पहुंचे हैं, ताकि वे अपनी अगली चाल चलें और वहीं हम उन्हें पकड़ें। यह सोच साधारण नहीं थी, क्योंकि इसमें धैर्य भी था और रणनीति भी। देव ने पूछा, मैडम, मतलब हम उन्हें मौका देंगे? अदिति ने कहा, हम उन्हें उनकी गलती दोहराने देंगे, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी गवाही बनेगी। उसने तुरंत अपने विश्वसनीय अधिकारियों की एक छोटी टीम बनाई, जिसमें वही लोग शामिल थे जो दबाव में भी नहीं झुकते थे और जिन्हें सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को समझने का अनुभव था। अदिति ने उन्हें साफ निर्देश दिए कि हर गतिविधि पर नजर रखी जाए, लेकिन किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वह तय करेगा कि यह केस कहां तक जाएगा। रात होते ही शहर फिर से शांत दिखने लगा, लेकिन इस बार यह शांति वैसी नहीं थी, क्योंकि अब हर हलचल पर नजर रखी जा रही थी। वही गोदाम जो पिछले दिन खाली मिला था, अब फिर से सक्रिय होने लगा था। कुछ लोग अंदर बाहर जा रहे थे और इस बार वे ज्यादा सावधान थे, जैसे उन्हें अंदाजा हो कि कोई उन पर नजर रख रहा है। अदिति ने दूर खड़े होकर यह सब देखा और कहा, वे डर गए हैं और डर में लोग गलतियां करते हैं। देव ने धीरे से कहा, और हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद वही काली गाड़ी फिर से वहां आई, लेकिन इस बार उसमें एक नया चेहरा था। वह आदमी सीधे अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जो पिछले दिन से अलग था। अदिति ने तुरंत कहा, यह सिर्फ पैसे नहीं है, कुछ और है। टीम ने गाड़ी का पीछा किया और इस बार वह सीधे शहर के बीचों बीच एक बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तरफ गई, जहां देर रात तक आमतौर पर कोई गतिविधि नहीं होती थी। गाड़ी अंदर गई और कुछ मिनटों बाद वही आदमी एक दूसरे व्यक्ति के साथ बाहर आया, जो साफ तौर पर कोई छोटा आदमी नहीं था। उसके चलने का तरीका, उसके आसपास का व्यवहार सब कुछ बता रहा था कि वह इस पूरे नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। देव ने धीरे से कहा, मैडम, ये वही आदमी है जिसका नाम बार बार सामने आ रहा था। अदिति ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब यह सिर्फ नाम नहीं रहा, अब यह चेहरा है। उन्होंने तुरंत उस ऑफिस की निगरानी शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में यह साफ हो गया कि यहां सिर्फ पैसे नहीं बल्कि दस्तावेज भी आ जा रहे हैं। नकली खातों के रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन की डिटेल और ऐसे कई कागज जो इस पूरे नेटवर्क को जोड़ते थे। अदिति ने कहा, अब हमारे पास सब कुछ है, बस सही समय चाहिए। देव ने पूछा, मैडम, कब? अदिति ने कहा, जब वे खुद को सबसे सुरक्षित समझेंगे। अगले दिन शहर में एक बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें वही विधायक आने वाला था जो इस पूरे मामले के पीछे था। यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम था जहां मीडिया भी मौजूद रहने वाली थी, और यही वह मौका था जहां सच को सबसे बड़े मंच पर सामने लाया जा सकता था। देव ने थोड़ा संदेह जताया, मैडम, यह जोखिम भरा है। अदिति ने कहा, सच को छुपाकर नहीं, दिखाकर जीतना पड़ता है। कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन इसके साथ साथ अदिति की टीम भी अपनी तैयारी कर रही थी। हर सबूत व्यवस्थित किया जा रहा था, हर लिंक को मजबूत किया जा रहा था, ताकि जब समय आए तो कोई भी सवाल अनुत्तरित न रहे। शाम होते होते माहौल बदलने लगा। शहर के लोग उस कार्यक्रम के लिए इकट्ठा होने लगे, और मंच पर वही लोग खड़े थे जो खुद को इस सिस्टम का सबसे मजबूत हिस्सा समझते थे। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि आज उनके सामने वही सच खड़ा होने वाला है जिसे वे सालों से छुपाते आए हैं। अदिति भी वहां पहुंची, लेकिन इस बार वह भीड़ का हिस्सा नहीं थी। वह सीधे मंच की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन उसके कदमों में एक अलग ही दृढ़ता थी। देव और उसकी टीम पहले से तैयार खड़े थे। विधायक मंच पर बोल रहा था, विकास, योजनाएं और लोगों की भलाई की बातें कर रहा था। भीड़ सुन रही थी, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पता था कि असली कहानी क्या है। अदिति ने धीरे से कहा, बस अब। और उसी पल सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि अब यह सिर्फ एक जांच नहीं थी, यह एक खुला सामना था, जहां सच और झूठ एक ही मंच पर खड़े होने वाले थे।
और इस बार छुपने की कोई जगह नहीं थी। मंच पर खड़े उस आदमी की आवाज अभी भी गूंज रही थी। वह विकास और ईमानदारी की बातें कर रहा था और भीड़ तालियां बजा रही थी। लेकिन उस भीड़ में अब सब एक जैसे नहीं थे। कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो सच जान चुके थे और इंतजार कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। और ठीक उसी पल आदित्य राठौड़ ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी चाल में वही स्थिरता थी, लेकिन इस बार उसके कदमों में एक फैसला था, जैसे अब रुकना संभव नहीं था। मंच के पास खड़े सुरक्षाकर्मी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन देव ने पहले ही इशारा कर दिया था और वे पीछे हट गए। अदिति सीधे मंच पर पहुंची और बिना किसी औपचारिकता के माइक अपने हाथ में ले लिया। कुछ सेकंड के लिए पूरा मैदान शांत हो गया, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो रहा है। अदिति ने भीड़ की तरफ देखा, फिर मंच पर खड़े उस आदमी की तरफ, और बहुत शांत आवाज में कहा कि आज जो बातें यहां कही जा रही हैं वे पूरी नहीं हैं, और अब समय आ गया है कि पूरी सच्चाई सबके सामने आए। विधायक ने हल्की सी हंसी के साथ कहा कि यह मंच भाषण के लिए है, आरोप लगाने के लिए नहीं। लेकिन अदिति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि सच को किसी मंच की जरूरत नहीं होती, वह जहां खड़ा होता है वहीं से बोलता है। देव ने इशारा किया और कुछ पुलिसकर्मी मंच के पास आकर खड़े हो गए। भीड़ अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। मोबाइल कैमरे चालू हो चुके थे और हर नजर उसी मंच पर टिकी थी। अदिति ने अपने बैग से कुछ फाइलें निकालीं और माइक के सामने रखते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो जांच हुई है उसमें जो सामने आया है वह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है, जिसमें गरीबों से वसूली कर पैसे एक सिस्टम के जरिए ऊपर तक भेजे जाते हैं, और यह सबूत अब सामने हैं। उसने एक एक करके दस्तावेज दिखाने शुरू किए, बैंक एंट्री, नकली खातों की सूची और वह रजिस्टर जिसमें हर हफ्ते की वसूली दर्ज थी। भीड़ में हलचल बढ़ने लगी, क्योंकि अब बात सिर्फ सुनने की नहीं थी, अब देखने की थी। विधायक का चेहरा बदल चुका था। उसने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने उसे रोकते हुए कहा कि जब सच सामने आता है तो उसे बीच में रोका नहीं जा सकता। देव ने उसी समय आगे बढ़कर कहा कि जांच के आधार पर यह स्पष्ट है कि यह पूरा नेटवर्क कई स्तरों पर काम कर रहा था और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भीड़ में से आवाजें आने लगीं, सही कह रही हैं, हमें भी पैसे देने पड़ते थे। यह सब सालों से चल रहा था। यह वही पल था जब लोगों ने पहली बार खुलकर बोलना शुरू किया। विधायक ने आखिरी कोशिश की। उसने कहा कि यह सब राजनीतिक साजिश है, लेकिन अदिति ने सीधा जवाब दिया कि साजिश वह होती है जो छुपाई जाती है, और यहां सब कुछ सामने है। उसने देव की तरफ देखा और कहा कि अब कार्रवाई की जाए। देव ने बिना देर किए आगे बढ़कर विधायक को हिरासत में लेने का आदेश दिया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे थम गया। फिर जैसे ही पुलिस ने उसे पकड़ा, भीड़ में एक साथ कई आवाजें उठीं। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक डर के टूटने की आवाज थी। विधायक ने छूटने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस बार सब कुछ खुले में हो रहा था और हर कोई देख रहा था। अदिति ने भीड़ की तरफ देखा और कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एक आदमी की नहीं है, यह उस सिस्टम के खिलाफ है जो सालों से लोगों को दबाता रहा है, और अगर आज आप खड़े नहीं होंगे तो कल फिर यही होगा। भीड़ में खड़े लोग अब सिर्फ दर्शक नहीं रहे थे, वे इस कहानी का हिस्सा बन चुके थे। बुजुर्ग महिला भी वहीं खड़ी थी, जिसकी सब्जियां सड़क पर फेंकी गई थीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे डर के नहीं थे, यह राहत के आंसू थे। देव ने सभी संबंधित लोगों को हिरासत में लेने का आदेश दिया और टीम तुरंत काम में लग गई। अब कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि अब सच पूरी तरह सामने था। अदिति ने एक बार फिर मंच से नीचे उतरते हुए कहा कि न्याय कभी अचानक नहीं होता, वह तब होता है जब कोई उसे होने देता है, और आज इस भीड़ ने उसे होने दिया है। सूरज ढलने लगा था और उसकी रोशनी उस मैदान पर पड़ रही थी जहां कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अब वही जगह एक बदलाव की गवाही दे रही थी। अदिति गाड़ी की तरफ बढ़ी और कुछ कदम चलकर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर उस भीड़ को देखा और कहा कि डर खत्म नहीं होता, लेकिन जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तो डर आपको रोक नहीं पाता, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। यह कहानी सिर्फ एक जिले की नहीं है,
ये हर उस जगह की है जहां लोग चुप रहते हैं और गलत चलता रहता है। लेकिन जैसे ही कोई खड़ा होता है, सब बदलने लगता है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच है, तो याद रखिए कि हर जगह कोई ना कोई अदिति बनने का इंतजार कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह पहला कदम कौन उठाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचें ताकि हर कोई समझ सके कि गलत के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब एक आवाज उठती है तो वह अकेली नहीं रहती, और जब कई आवाजें साथ आती हैं तो सबसे मजबूत सिस्टम भी बदल जाता है। और अगर आप सच की ऐसी ही कहानियां देखना चाहते हैं जहां डर नहीं बल्कि हिम्मत जीतती है, तो जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी एक नई शुरुआत होती है और शायद अगली कहानी में आवाज आपकी हो सकती है।